हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र के 5 चैप्टर अपन पढ़ चुके। आज अपना 6th चैप्टर उत्पादन फलन स्टार्ट होगा। बच्चों, उत्पादन फलन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा वापस पीछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इकोनॉमिक्स यदि अपन को पढ़नी है तो कोई भी चैप्टर अपने आप में पूरा नहीं है, हमें आगे पीछे से उसको लिंक करके ही पढ़ना होगा। तो 5 चैप्टर हमने जो पढ़े हैं उसका ज्ञान हमारा काम आएगा इस 6th चैप्टर में। तो अपना 6th चैप्टर क्या है? उत्पादन फलन। और उत्पादन फलन पढ़ने से पहले अपन ने पढ़ा था मांग की अवधारणा और पूर्ति की अवधारणा। तो मांग और पूर्ति बच्चों आपको याद है ना? तो हम मांग और पूर्ति से ही आज अपन आगे पढ़ेंगे उत्पादन फलन, जिसके अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार मांग और जो पूर्ति है उसका भी हमारे इस उत्पादन फलन के ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। और आगे भी अपन बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो पहले अपन देख लेते हैं एक बार फिर से कि मांग और कीमत, पूर्ति और मांग। तो पूर्ति और मांग की मैं बार बार डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, आपको अच्छे से याद होगा। अब मैं बात करती हूँ हमारा पूर्ति और मांग का कीमत के साथ संबंध। बच्चों, हमने ये अच्छे से देख लिया था कि जो हमारी कीमत होती है और मांग मात्रा और कीमत और पूर्ति मात्रा, उसमें संबंध देखा था कि कीमत और जो हमारी मांग मात्रा है उसमें विपरीत संबंध होता है। अर्थात कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा कम होती है, लेकिन कीमत और पूर्ति मात्रा में सीधा संबंध होता है। कीमत के बढ़ने के साथ वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। ये चीज हम देख चुके हैं। अर्थात कीमत क्या हो और वस्तु की मांग और पूर्ति के बीच में एक संबंध है। ये जो संबंध कहलाता है उसी को अपन फलन कहते हैं। तो कीमत और मांग और पूर्ति, अब इसको देखो कि इसके अंदर आश्रित चर कौन सा है और स्वतंत्र चर कौन सा है। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं डिमांड। डिमांड काय का फलन है? कीमत का। और यदि पूर्ति की बात करो तो पूर्ति भी काय का फलन है? कीमत का। अर्थात हमारा कीमत तो अपने आप में स्वतंत्र है, तो ये दोनों तो कहलाते हैं स्वतंत्र चर, और इसके ऊपर डिपेंड करते हैं हमारा मांग और पूर्ति, तो ये कहलाते हैं अपना आश्रित चर। तो अभी हम इसकी ओर आगे बात करेंगे कि फलन क्या होता है और उसके अंदर क्या आश्रित चर होते हैं और क्या हमारे स्वतंत्र चर होते हैं। तो हमें बात कर रही थी पूर्ति और मांग की। अब हमारी जो हमने देखा था जो पहले वाले चैप्टर में कि जो वस्तु की पूर्ति होती है वो काय पे डिपेंड करती है? उत्पादन पर। जितना अधिक कोई उत्पादक उत्पादन करेगा वस्तु की पूर्ति उतनी ही अधिक हो जाएगी। अर्थात पूर्ति का क्या है संबंध? उत्पादन से भी है। उत्पादन बढ़ाओ पूर्ति बढ़ जाएगी। तो अब हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि पूर्ति क्या है, उत्पादन क्या है, कीमत क्या है, ये आपस में किस प्रकार संबंधित होते हैं। अब बात हम करेंगे हमारे जो मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, फलन। फलन का सिंपल सा अर्थ होता है रिलेशन या संबंध। दो चरों के मध्य जो संबंध होता है, जो गणितीय संबंध होता है, उसे ही हम फलन कहते हैं। तो फलन को अपन एफ से लिखते हैं, फंक्शन। और इसको अपन इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। या तो अर्थात यहाँ पर एक्स हमारा क्या है? आश्रित चर। ये किसका फंक्शन है? एक स्वतंत्र चर का। अब हमारा स्वतंत्र चर कुछ भी हो सकता है। तो फलन होता है एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। यहाँ पर आप जो भी ले रहे हैं वो एक आश्रित चर होगा, और इधर दाहिने हाथ की तरफ जो भी ले रहे हैं वो हमारा स्वतंत्र चर होगा। तो फलन की ये तो हो गई सिंपल डेफिनेशन। और इसके कहेंगे कि दो चरों के मध्य मात्रात्मक या गणितीय संबंध को ही हम फलन कहते हैं। अब फलन के अंदर ही हमारी बात आती है उत्पादन फलन, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? उत्पादन फलन। तो उत्पादन फलन के अंदर क्या होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि हम किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है? उत्पादन के साधनों पर। यदि आपको कोई चीज बनानी है तो कैसे बनाओगे? उसके लिए आपको साधन तो चाहिए ना। तो बच्चों, जो उत्पादन होता है वो उत्पादन के साधनों पर डिपेंड होता है। इट मीन्स उत्पादन काय का फलन है, उसके लिए हमारे उसके साधन। अब साधन कौन कौन से? तो उत्पादन के जो साधन को अपन देखेंगे, उत्पादन के 5 साधन है मुख्य रूप से। पहला होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया एल लेबर श्रम, के मतलब कैपिटल पूंजी, एन मतलब भूमि, ई मतलब एंकरेज साहस, और टी टेक्निक तकनीक। ये 5 साधन होते हैं तभी हमारा उत्पादन होता है। अर्थात किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा काय की फलन है? श्रम, पूंजी, भूमि, साहस और तकनीक। और इसे ही हम उत्पादन फलन कहते हैं। तो इसको अपन ले सकते हैं कि उत्पादन की मात्रा फलन है श्रम, कैपिटल, एन भूमि, ई साहस और टी टेक्निक। आया बच्चों समझ में? तो हमारा उत्पादन फलन ये हो गया। अब अपन को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर उत्पादन फलन की मान्यता या विशेषताएं।
बच्चों आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर फलन, उत्पादन फलन की मान्यता और विशेषताएं अलग अलग दे रखी है, लेकिन आप उसको एक बार रीड करके देखना, दोनों चीजें एक ही है, इसलिए मैंने दोनों चीजों को एक में ले लिया है। यदि एग्जाम में अपना मान्यता का क्वेश्चन आता है तब भी अपन को यही लिखना है, और यदि विशेषताओं का क्वेश्चन आता है तब भी हमें यही लिखना है। ओके, तो अब अपन चालू करते हैं उत्पादन फलन की मान्यताएं। तो मान्यताएं क्या है? पहली मान्यता, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, इकोनॉमिक्स में कोई भी नियम या रूल पढ़ रहे हैं, सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो वो किसी मान्यताओं पर आधारित होगा। बिना मान्यताओं के हम अर्थशास्त्र के नियम नहीं पढ़ सकते। तो पहली मान्यता क्या है कि उत्पादन फलन एक अभियांत्रिकी संकल्पना है, गणितीय संकल्पना है। ओके, नेक्स्ट है फर्म का उद्देश्य लाभ अधिकतम करना। हम जब उत्पादन फलन की बात करेंगे तो तब हमको ये बात दिमाग में रखनी है कि हर एक फर्म या जो उत्पादन करता है वो क्या चाहता है, मेरा अधिक से अधिक लाभ हो। तीसरा है निश्चित समयावधि। हम किसी भी उत्पादन फलन की बात करेंगे तो एक निश्चित समयावधि के लिए बात करेंगे। बच्चों अभी हम आगे और पढ़ेंगे स्टोक और प्रवाह, और एक दिन पहले भी मैंने आपको बच्चों बताया था कि स्टोक और प्रवाह क्या है। स्टॉक किसी एक निश्चित बिंदु के ऊपर हम जब बात करते हैं तो हम इसे स्टॉक कहते हैं, लेकिन हम एक समयावधि के लिए बात करते हैं, चाहे वो 1 महीना हो, 1 वर्ष हो, 10 वर्ष हो, तो उसको कहते हैं समयावधि। तो हमारा जो ये उत्पादन फलन है वो भी एक निश्चित समयावधि यानी एक प्रवाह है ना, एक स्टॉक नहीं है, प्रवाह है। अर्थात हम इसकी बात 1 महीने, 2 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 10 वर्ष के लिए उत्पादन फलन की बात करेंगे। और इसी के आधार पर हमारा अभी इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि उत्पादन फलन फिर 2 तरह का पढ़ेंगे अपन, एक अल्पकालीन उत्पादन फलन और एक दीर्घकालीन उत्पादन फलन। और आगे मैं बताती जाऊंगी आपको कि अल्पकालीन मतलब शॉर्ट पीरियड, दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग पीरियड। तो हम ये भी देखेंगे कि किस तरह अल्पकाल में और दीर्घकाल में साधन कैसे परिवर्तन होते हैं, वो हमारा अगला टॉपिक आएगा। तो अभी मान्यताओं के अंदर अभियांत्रिकी संकल्पना, फर्म का उद्देश्य लाभ अधिकतम करना, और एक होता है निश्चित समयावधि के लिए। एक और जो बात है तकनीक, जब हम उत्पादन फलन की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमको तकनीक पहले से दे रखी है, हमको इसी तकनीक को यूज करना है, और तकनीक भी क्या होती है, चेंज नहीं होती है, स्थिर होती है। जब हम किसी निश्चित समयावधि के अंदर हम उत्पादन फलन की बात करेंगे तो हम ये मानेंगे कि हमारा जो तकनीक है वो बिल्कुल स्थिर है और पहले से दी हुई है। इसी प्रकार साधनों की कीमतें, बच्चों जब हम अर्थशास्त्र के नियम पढ़ते हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा था सभी चीजें स्थिर रहती है। तो हम ये मानेंगे कि जितने टाइम पीरियड के अंदर अपन ये पढ़ रहे हैं उत्पादन फलन, तो ये मानेंगे कि साधनों की कीमतें न कम हो रही है ना बढ़ रही है, मीन्स स्थिर है। अब बात करते हैं हम साधन परिवर्तनशील। देखो साधनों की कीमतें तो स्थिर है, बट उत्पादन फलन जब हम पढ़ रहे हैं तो साधन परिवर्तनशील है, हम साधनों को परिवर्तन कर सकते हैं। हमने पहले श्रम की 4 इकाई ली थी, अब हम 5 इकाई ले सकते हैं। इस श्रम को हटा करके उस श्रम को लगा सकते हैं, पूंजी कम करके श्रम बढ़ा सकते हैं, श्रम कर करके पूंजी बढ़ा सकते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, जब प्रमुख आर्थिक समस्या पड़ी थी तब भी इस तरह की बात करी थी। एक बार आप पीछे जाकर मेरा फर्स्ट या सेकंड वीडियो एक बार फिर देखना, आपको बात ये भी याद आ जाएगी। तो साधन परिवर्तनशील होते हैं, इट मीन साधन की कीमतें तो स्थिर होती है, बट हमारे साधन को हम परिवर्तनशील है, अर्थात हम साधन श्रम हटा करके पूंजी, पूंजी हटा करके श्रम लगा सकते हैं। प्रतिस्थापन एक लिमिट तक होता है, श्रम को हटा करके पूंजी या पूंजी को हटा करके श्रम लगा तो सकते हैं, बट देयर इज ए लिमिट, एक लिमिट तक ही हम इस चीज को चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पूरे श्रम हटा दिया और पूरी पूंजी लगा दी तो क्या केवल मशीनें काम कर सकती है, और हमने सारी मशीनें हटा दी और सारे श्रम सारे लेबर लगा दिए तो क्या काम हो सकता है, नहीं, कुछ कम ज्यादा हम कर सकते हैं। प्रतिस्थापन लिमिट हो गया। साधन समरूप, देखो बच्चों इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। साधन समरूप का मतलब होता है कि जब हम उत्पादन फलन के नियम की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारे जैसे श्रम के हमारे 20 साधन है, श्रम के हमारे 20 इकाइयाँ, तो 20 इकाई की क्वालिटी इक्वल है। यदि हमने 20 तरह की पूंजी की बात करें कैपिटल की तो वो इक्वल है, जबकि वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमको तो नियम पढ़ना है और नियम के अंदर हमको कुछ मान्यताओं को लेके चलना है, तो हमें ये मानना ही होगा कि जो हमारे साधन है उनकी इकाई समरूप है। अब अगला है अपना परिवर्तन साधनों में एक एक करके किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक साथ कर दिया, आप धीरे धीरे ही साधन को परिवर्तित करोगे, वरना आपका उत्पादन का सारा जो बैलेंस है वही खराब हो जाएगा। तो साधनों में हमको जो परिवर्तन करना है, बढ़ाने घटाने, तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि आज 5 लेबर थे कल 25 कर दिए, नहीं, 5 से 7 करो, 8 करो, 9 करो, इस तरह से धीरे धीरे ही हम श्रम के साधनों में या उत्पादन के साधनों में अपन परिवर्तन करते हैं। पूर्ण कार्य कुशलता से कार्य, बच्चों ऐसा माना जाता है कि हमारा जो कार्य हो रहा है उसमें हमारे सभी साधनों की टोटल हम उसको यूज कर रहे हैं और हम पूरी हमारी
जितनी भी एनर्जी है, जितना भी स्किल है, जितना भी एबिलिटी है, उस सब का यूज़ करके और हम अपना कार्य कर रहे हैं। और मैं अभी तुमको थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वही आएगा कि अल्पकाल में उत्पादन फलन और दीर्घकाल में उत्पादन फलन। क्यों? क्योंकि बच्चों अल्पकाल का मतलब होता है थोड़ा समय, तो थोड़े समय के अंदर हम कुछ ही साधन को परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। तो अधिकतर साधन को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन जब हम लंबी अवधि दीर्घकाल के अंदर हम उत्पादन फलन की बात करते हैं तो वहां पर तो हम सारे ही साधन परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। तो अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन हम दीर्घकाल की बात करेंगे तो वहां पर तो सारे ही साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अल्पकाल के अंदर जो साधनों की पूर्ति कुछ की लोचदार और कुछ की बेलोचदार, अल्पकाल के अंदर क्या होता है? बेलोचदार होता है। अल्पकाल के अंदर साधनों की पूर्ति बेलोचदार होती है, जबकि दीर्घकाल में साधनों की पूर्ति लोचदार होती है। तो बच्चों आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? आज अपने पढ़ा फलन, और फलन को पढ़ने से पहले हमने पूर्ति और मांग और उत्पादन की बात करी। हमने देखा कि पूर्ति और मांग कीमत के साथ परिवर्तित होते हैं, इसलिए कहते हैं कि पूर्ति कीमत पे डिपेंड है और मांग भी कीमत पे डिपेंड है। इसी को हम पूर्ति फलन और मांग फलन भी कह सकते हैं। फिर अपने देखा कि पूर्ति है वो उत्पादन के साथ बढ़ती है, जैसे जैसे कोई उत्पादक अधिक उत्पादन करेगा तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाएगी। उसके बाद अपन ने देखा कि उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन की मात्रा का उसके साधनों के मध्य जो गणितीय संबंध है, जो अभियांत्रिकी संबंध है, उसे ही हम उत्पादन फलन कहते हैं। उसके बाद हमने बताया कि उत्पादन फलन की मान्यता या विशेषताएं। तो मैंने बताया कि उत्पादन फलन एक निश्चित समयावधि के लिए होता है, इसमें तकनीक और कीमतें भी स्थिर होती है। ये अल्पकाल और दीर्घकाल में हो सकता है। अल्पकाल में कुछ साधन लोचदार कुछ बेलोचदार होते हैं, लेकिन दीर्घकाल में सब चीजें परिवर्तनशील होती है। तकनीक स्थिर है, कीमतें स्थिर है, बट साधन परिवर्तनशील है और साधनों का परिवर्तन भी एक लिमिट तक किया जा सकता है। श्रम या जो उत्पादन के साधन है उनकी इकाई समरूप है। और एक बात जो मेन कि यहाँ पर फर्म अपना लाभ अधिकतम करना चाहती है। इकोनॉमिक्स के अंदर हमको इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी फर्म है क्या कि अपने लाभ को कम करना चाहेगी? नहीं। तो ये मान्यता याद रखनी है कि कोई भी फर्म या उत्पादनकर्ता अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। तो मुझे आशा है बच्चों आपको ये उत्पादन फलन अच्छे समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के जस्ट बाद मैं इसके नोट्स अपलोड कर रही हूँ, जिसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए और आज का आज ही पढ़ लीजिए, ताकि हम कल क्या पढ़ेंगे? उत्पादन फलन के दो जो प्रकार है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तब तक के लिए थैंक यू।